लेकिन सबसे पहले बात बुलेटिन में होगी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई महा डील पर। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महाडील को भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों का एक नया अध्याय बताया है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। राष्ट्रों के संबंधों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए इस एफटीए में क्या क्या हुआ है, इसे और बेहतर तरीके से अब आपको समझाते हैं और इससे किसको और कैसा फायदा होगा, पूरी डील अच्छी तरह से समझते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों बोला जा रहा है, और साथ ही ये भी कि इसमें भारत को कितना फायदा होगा और यूरोप से आने वाले सामानों पर किस तरह की और कितनी छूट अब मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल जब से इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा गया तो मुझे था कि आखिर मदर ऑफ ऑल डील कह क्यों रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो यूरोप पे 27 देश हैं, 27 देशों के साथ ये डील हो रही है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। लेकिन मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दरअसल जो भारत ईयू के बीच डील हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील है। इतनी बड़ी ट्रेड डील कभी नहीं हुई है। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका 1/4 का प्रतिनिधित्व ये डील करता है। भारत की इकोनॉमी और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी को जोड़ दें तो 25% पूरी दुनिया की इकोनॉमी के बराबर है। दुनिया की कुल आबादी का 30% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है ये दोनों पक्ष इस डील होने के बाद। इस डील के अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है, दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, उसका 1/3 एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्हीं दोनों पक्षों में होगा, भारत और यूरोपियन यूनियन में। बता दो कि दुनिया भर में कुल $33 ट्रिलियन का कारोबार होता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी दुनिया में चल रहा होता है। और इसमें से 33 ट्रिलियन में से 11 ट्रिलियन का कारोबार भारत और ईयू के बीच मिलकर के अभी होता है, जिसको आगे चलकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसकी एक खास बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस डील से फायदा जो होगा
हर उस सेक्टर को होगा जहां पे रोजगार के मौके ज्यादा मिलते हैं। एग्रीकल्चर, ऑटो और स्टील को छोड़ दीजिए, इसमें अलग अलग तकनीकी चीजें हैं। बाकी सभी प्रोडक्ट पर जो यूरोपियन यूनियन में जाएंगे उस पर यूरोपियन यूनियन कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा या फिर घटा देगा। यह भारतीय प्रोडक्ट की खासियत होगी। डील लागू होने से पहले ही दिन भारत के 90% सामान पर यूरोप में 0% ड्यूटी लगेगी, यानी वहां पे सामान जाएगा, कोई ड्यूटी यहां पे नहीं लगेगी। उसके बाद डील लागू होने के 7 साल बाद अलग अलग चरणों में 3% सामानों पर 0 ड्यूटी हो जाएगी। तो 90% और 3%, यानी 7 साल के भीतर 93% सामानों पर यूरोप में कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी भारतीय सामानों पर। इसकी खासियत आप अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो बाकी सामान बचे उसमें 6% जो सामान है उसमें या तो कोटा तय कर दिया जाएगा और कोटा वाली संख्या पर ड्यूटी कम होगी या फिर ड्यूटी में छूट दी जाएगी। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में कुल मिलाकर आप कहें तो 96.7% सामान पर, भारत के 96.7% सामान पर वहां पे छूट मिलेगी और भारत भी जो है सो यूरोप के सामानों पर छूट देगा। भारत जो है पहले दिन से 30% यूरोपीय सामानों पर छूट देगा, यानी इंपोर्ट ड्यूटी 0 करेगा। आगे चल के बाकी किस्तों में इंपोर्ट ड्यूटी 0 करेगा। 10 साल में 93% सामान पर, यूरोप के सामान पर जो भारत में इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट ड्यूटी 0 करेगा भारत। तो 10 साल में 93%। बाकी जो सामान बचते हैं 3.7% जो सामान है उसमें कोटा के तहत ड्यूटी छूट दी जाएगी या फिर वैसे ड्यूटी में छूट दी जाएगी। इस डील की खासियत यह है कि यूरोप से आने वाले सामान पर यह प्रावधान लागू होगा। जी, तो लक्ष्मण, आपने अलग अलग परसेंटेज वाइज बताया कि इतने प्रतिशत सामान पे किस किस तरीके से ड्यूटी स्ट्रक्चर काम करेगा। अब अगर हम आपसे पूछे दर्शकों की सहूलियत के लिए कि वो कौन कौन से सामान हो सकते हैं जिन पर क्या अलग अलग ड्यूटी लगेगी, तो उसका कोई डिटेल्स है? बिल्कुल, दरअसल वही असली काम की चीज है कि किन किन सामान पर ड्यूटी कम हो जाएगी। यूरोप के कौन से सामान यहां सस्ते होंगे, यहां के कौन से सामान यूरोप में सस्ते होंगे। तो मिसाल के तौर पर यूरोप में अभी भारतीय सामानों पर जो एवरेज ड्यूटी है, औसत ड्यूटी है 3.1% है, 8% है, जो घट करके 3.8% से 0.1% हो जाएगा। आप पूछे कौन कौन से सामान? मरीन प्रोडक्ट जो यूरोप जाता है भारत से, अभी 26% की ड्यूटी लगती है। डील होने के बाद 0% ड्यूटी लगेगी, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। केमिकल सेक्टर पर ड्यूटी अभी 12.8% लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, 0% ड्यूटी लगेगी। प्लास्टिक रबड़ 6.8% ड्यूटी अभी लगती है, लेदर पर 17% ड्यूटी अभी लगती है, टेक्सटाइल पर 12% अभी ड्यूटी लगती है। डील होने के बाद इन तीनों सामानों पर कोई ड्यूटी यहां पे नहीं लगेगी। अप्रैल पे 12% की ड्यूटी अभी लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी पर 4% ड्यूटी लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी यहां पे नहीं लगेगी। फर्नीचर, कंज्यूमर गुड्स पर अभी 10.5% की ड्यूटी लगती है, खिलौने पर 4.7% ड्यूटी लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी यूरोप के बाजारों में बगैर किसी ड्यूटी के सामान, भारतीय सामान जा सकेंगे। एक चीज और बता दूं, अगले सवाल पे आप जाएं, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर लाया हूं कि चॉकलेट जो होते हैं, जो यूरोप से यहां आएंगे उस पर अभी 50% की ड्यूटी लगती है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी यूरोप के चॉकलेट बड़े सस्ते में आपको मिल जाया करेंगे। पास्ता के अगर शौकीन है आप या आपके घर में बच्चे, तो अभी 50% की ड्यूटी लगती है, वो 0% ड्यूटी लगेगी। यानी यूरोप से आने वाला पास्ता बिल्कुल आधे दाम पर आपको यहां मिल सकेगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है। इनफैक्ट अच्छी खबर है। चॉकलेट्स और पास्ता की आपने जो बात बताई, तो आई थिंक कई लोग जो इस समय हमें देख रहे हैं उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई होगी, राइट। लेकिन लक्ष्मण, इसके अलावा 2 ऐसे इंटरेस्टिंग सेक्टर हैं जिन पर काफ़ी लोगों की नज़र रही। जब यूके के साथ ट्रेड डील हुई थी तब भी उसका काफ़ी जिक्र हुआ था, और अब ये तो रेस्ट ऑफ द यूरोप है। और वो 2 सेक्टर हैं ऑटो और वाइन। इसमें क्या हुआ है? ऑटो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑटो इतना संवेदनशील सेक्टर है कि 2013 में दोनों देशों के बीच में डील होते होते रह गई थी, सिर्फ ऑटो पे खींचतान बनी हुई थी। इस बार ऐसा किया गया है कि ऑटो में अलग से व्यवस्था की गई है। ऑटो में क्या किया गया है कि कोटा के आधार पर ड्यूटी में कटौती की गई है, ब्लैंकेट ड्यूटी में कटौती नहीं की। कोटा के आधार पर, यानी दोनों देश कोटा तय कर देंगे, एक साल में आप इतनी गाड़ियां भेजेंगे उस पर ड्यूटी हम कम लगाएंगे। अब इसमें ईवी, लग्जरी कारें, हैवी व्हीकल के लिए अलग अलग कोटा रखा गया है। 3 कैटेगरी अलग अलग होगी, जिसमें गाड़ियों की संख्या, ड्यूटी की दरें अलग अलग होंगी। लेकिन एक खास बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 25 लाख से ज्यादा जिस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस होगी, यानी भारत में गाड़ी आ गई यूरोप की, जीएसटी लगा दीजिए, बाकी टैक्स लगा दीजिए, उसकी कीमत 25 लाख से ज्यादा हो जाती है, तभी आप उस कोटा के तहत गाड़ी ला सकेंगे। उसमें बाकी सारे टैक्स, ऑन रोड प्राइस की बात करें, और यूरोप के हिसाब से देखें तो 15,000 यूरो की जो गाड़ी है वो आप भारत भेज सकेंगे। इसका मेन मकसद ये है कि छोटी छोटी गाड़ी बनाने वाली जो कंपनियां, भारतीय कंपनियां, उनको नुकसान यहां पे ना हो।
दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आप गाड़ियों में देखेंगे तो 5 साल में 5 चरणों में ड्यूटी को घटा करके 10% किया जाएगा। यूरोप से जो भी गाड़ी आएगी 5 साल में 5 चरणों में 10% किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के खास प्रावधान किया गया है कि शुरू में ड्यूटी नहीं घटाई जाएगी। डील लागू होने के 5वें साल में चलकर ईवी गाड़ियों पे कोटा के तहत ड्यूटी घटाई जाएगी। और कोटा में यूरोप की बसें शामिल नहीं हैं, यूरोप के ट्रक जरूर शामिल हैं, जो बड़े महंगे हो तो बड़े हाईटेक होते हैं। और यूरोप भी भारतीय कारों पर भी ड्यूटी में छूट देगा। वो कितना देगा? उसका कोटा 2.5 गुना ज्यादा होगा हमसे। अगर हम कहते हैं 1 लाख गाड़ी आपका कोटा दे रहे हैं तो वो हमको 2.5 लाख कोटा देगा। ये खास बात ये है। यूरोप 5 साल में अलग अलग चरणों में भारतीय कारों पर ड्यूटी घटा करके 0 कर देगा। हम 10% करते थे, वो 0 कर देगा। इसकी एक खास बात बता दूं कि यूरोप के डॉक्यूमेंट के हिसाब से कहा गया है कि भारत सालाना 2.5 लाख का कोटा हमको देने जा रहा है। जी, तो ये इस तरीके से पूरे ऑटो सेक्टर को स्ट्रक्चर्ड किया गया है। बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज की कारें हिंदुस्तान में आती हैं, वो आगे चल के कैसे उनकी कीमतें एडजस्ट होंगी वो हमें देखना होगा। लक्ष्मण, एक सेक्टर लेकिन छूट गया, वाइन की बात बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे। दरअसल वाइन में क्या है कि जब मैंने इस डील की बारीकियों को जाना और समझा तो मुझे भी समझ में आया कि वाइन कितने प्रकार की होती है। रेड वाइन, व्हाइट वाइन। रेड वाइन गर्म होता है कि व्हाइट वाइन सस्ते ठंडा होता है। बड़ा अलग अलग तकनीकी पेंच थी, तो उसमें प्रावधान बड़ा सही कर दिया गया है। कहा कि सस्ती वाइन आप यहाँ पे लाएंगे तो ड्यूटी में छूट नहीं देंगे। सस्ती वाइन का मतलब 2.5 यूरो से कम के, 2.5 यूरो के ऊपर के वाइन आप लाएंगे तब आपको ड्यूटी में रियायत यहाँ पर दी जाएगी। वाइन पर अभी टैरिफ 150% है, जो घट करके 75% किया जाएगा, यानी आधा कर दिया जाएगा। ईयू के जो अल्कोहल हैं उस पर टैरिफ घटा करके 40% कर दिया जाएगा। और सबसे खास बात, ईयू के जो बियर हैं उस पर भी टैरिफ घटा करके 50% कर दिया जाएगा। इन सबको फायदा क्या होगा पता है? बहुत ही प्रैक्टिकल फायदा होगा। जब विदेश से आएंगे तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ मेले वाइन विस्की लेते आना, क्योंकि ड्यूटी काफ़ी कम हो जाएगी, तो ऐसे ही खुले बाजार में सस्ते ही मिला करेगी। चलिए, तो ये महा डील हो गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत के लिए एक बेहतर सिचुएशन, एक बेहतर मार्केट, एक बेहतर डील, भारतीय कारोबारियों के लिए बड़े मौके, यूरोप के कई दरवाजे खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो यहाँ हैं, इंडिया में हैं, एज ए कंज्यूमर हैं, उनके लिए भी काफ़ी कुछ इस डील के बाद आ रहा है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, इस डील को इतना डिटेल में हमारे लिए एक्सप्लेन करने के लिए। और अब और थोड़ा इसके जो पहलू हैं उनको समझते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डील मदर ऑफ ऑल डील्स है, ये कैसी आपको दिख रही है? कैसे मार्केट इसे लेगा? हालांकि आज नंबर्स में बहुत सारा इम्पैक्ट हमने देखा नहीं, क्लोजिंग मार्केट की अच्छी रही, लेकिन जब डील साइन हो रही थी उसके आसपास ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया। बट क्या आगे और चीज़ें एंटिसिपेटेड रहेंगी इस डील के बाद? देखिए, लॉन्ग टर्म में डील डेफिनेटली पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में क्योंकि 2027 से ही लागू होगी डील और उधर अप्रूवल्स भी की जरूरत है, तो वक्त लगेगा। तो मैं कहूंगा कि ये डील को हमें देखना चाहिए कि इंडिया की जो भविष्य, देखिए आज हम 7-8% की जीडीपी ग्रोथ तो अचीव कर रहे हैं, मगर अगर डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ में जाना है तो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा पूरा उठाना है। तो हमें एडवांस देशों जहाँ की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वहां पे एक्सपोर्ट बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत है, और वहीं पे ये काम आता है। जैसे लक्ष्मण जी ने आंकड़े में बताए, करीबन 1/3 ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो 2/3 ये दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड यू, यही बिगेस्ट विन है इंडिया के लिए। क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका से हमें झटका लगा, 50% का टैरिफ लग रहा है, और क्या वो सॉल्व होगी कि नहीं होगी आज तक हमें नहीं पता, मगर यहाँ पे क्लैरिटी है। सेकंड बात मैं कहूँ, अमेरिका और यहाँ में क्या फर्क है कि ये यूरोप एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता है। 27 देश मिलके डेमोक्रेटिकली एक डिसीजन लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति आके उसको हटा नहीं सकता, मगर अमेरिका का ऐसा नहीं है। कौन जाने 3 साल के बाद, ट्रम्प के बाद दूसरी प्रेसिडेंट हो, बाकी कुछ बदल सके। तो यूरोप के साथ डील करने में एक कंफर्ट है कि लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि अब यूएस और यूरोप के बीच में जो चल रही है बात, वो भी अच्छी नहीं है, तो वहीं पे हमारी फायदा है, क्योंकि शायद यूरोप भी यूएस के ऊपर डिपेंडेंस कम करना चाह रही है और हमारी ओर पलट रही है। तो इस चीज के अंदर हम देखें तो मुख्य मैं बात कहूंगा कि इंडिया की लॉन्ग टर्म के लिए एक मार्केट कैप को जीडीपी बताएं तो लॉन्ग टर्म के लिए जो पी का वैल्यूएशन का फ्लोर है वो बढ़ जाएगा। शॉर्ट टर्म पी पॉप होगा या ना होगा ये सब देखेंगे, कौन सी इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑटोमोबाइल करती है, डोमेस्टिक में लो एंड करती है, ये सब कंपनी स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस चलती रहेगी।
मगर लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, यानी इससे मैं मानता हूं कि एफआईआईज की फ्लोस ओवर द मीडियम टर्म बढ़ सकती है, तो वो बिगेस्ट विन है। ये छोटी मोटी बात है, ये सेक्टर को आज फायदा उसको नुकसान, ये सब तो चलता रहेगा, उनकी अर्निंग्स भी आएगी और डिसअपॉइंट करेगी या बेस्ट, वो बात अलग है। मगर एक लॉन्गर टर्म के लिए जो फ्लोर बनता है पीई का हमारा, वो बढ़ जाएगा, बिकॉज एज अ देश हमारी युवा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको एक आउटलेट, तो वही बिगेस्ट विन है इस डील के लिए। तो लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल वाले निवेशक के लिए ये एब्सोल्युटली एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का, वही मैं कहूंगा। राइट तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर हो गई। आपने कहा कि सेक्टर स्पेसिफिक बातें होती रहेंगी, लेकिन एक मैं अलग पर्सपेक्टिव में आपसे एक चीज समझना चाहता हूं सुब्रमण्यम जी, कि जो कंपनियां यहां से अब एक्सपोर्ट करेंगी, जिनके लिए मौके खुलेंगे यूरोप के अंदर, लेकिन एक ये बात होगी कि उनको उस लेवल पर जाकर चीजें बनानी पड़ेंगी, जिस भी तरह के एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड को मीट करना होगा। प्लस वहां से जो चीजें आएंगी वो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में अगर उनसे ड्यूटी हटके यहां पर आएंगी तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा करेंगी। क्योंकि अगर यूरोपियन क्वालिटी की हम बात करें काफी अच्छी होती है, तो ये दोनों तरफ का बैलेंस इंडियन कंपनी को बिठाना होगा, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो या उधर से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं उनसे मुकाबला करने के लिए। आपने सही कहा, ये बैलेंस तो करना होगा, मगर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, अब समझिए मर्सिडीज बेंज है जो यूरोपियन कंपनी है, वो यहां आके कारखाना लगाती है और यहां से गाड़ी बनाकर यूरोप को एक्सपोर्ट करती है, तो वो इंडियन एक्सपोर्ट में माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा कि यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स को आके यहां आके इंडियन लेबर सप्लाई और लेबर कॉस्ट का एडवांटेज उठाकर इंडिया से एक्सपोर्ट करें टू यूरोप। तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल, क्योंकि उससे कैपेक्स बढ़ेगी, पीएलआई जैसी स्कीम से धक्का मिलेगी और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है कैपिटल गुड्स की एक्सपेंशन से, वो बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिलेगी। तो ये खाली इंडियन कंपनी की बात में है, यूरोपियन कंपनी जो इंडिया में आके कारखाना सेट करती है और एक्सपोर्ट करती है, उनको भी ये राहत मिलेगी ना। तो ये इंडियन एक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत मैं समझता हूं एक मल्टीप्लायर इफेक्ट दिलवा सकता है। जी बहुत शुक्रिया सुनील सर, ये डील मार्केट के पर्सपेक्टिव में डील हमें समझाने के लिए। तो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिहाज से डील अच्छी है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको आज के लिहाज से अगर वो बाजार को सोचे तो आगे आने वाले समय में इस डील के कई फायदे भारत को और इनफैक्ट उनका रिफ्लेक्शन मार्केट्स के अंदर भी होता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच सुनील सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये तो बात हो गई डील की। इधर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए से इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक इस डील के बाद इंडियन एक्सपोर्ट $20 बिलियन से बढ़कर $25 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस बारे में ईपीसी के चेयरमैन पंकज चड्ढा से बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। ये जो डील हुई है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, ये किस तरह का डील है और किस तरह से इसमें इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट को फायदा होने वाला है? अभी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू ईयू। हमारा $20 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 20 to 21 बिलियन का एक्सपोर्ट है। सो हमारा मोर और लेस समझे मोर देन 25% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इज बाय ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। एंड इसमें सभी तरह मेजर कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील। तो हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड जो मशीनरी एस्पेक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी, उस पर तो ज़ीरो ड्यूटी हो गया है। सो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि हमारा एटलीस्ट जितने भी मशीनरी एक्सपोर्ट्स है दैट उस पर ज़ीरो ड्यूटी होएगा। एज फार एज आयरन एंड स्टील, आई थिंक दिस चैप्टर इज स्टिल under negotiation or some final decision has been recently taken। कार्बन टैक्स की बात चल रही थी। नहीं, कार्बन टैक्स अलग है, आयरन एंड स्टील का कोटा के ऊपर है, वो अब मोरलेस फाइनल हुआ है। अब वो फाइनल कॉन्टूर जब पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आयरन एंड स्टील में कितना हमको बेनिफिट मिलेगा। एज फार एज आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट जो करीब करीब $5 बिलियन का एक्सपोर्ट है, ठीक है। एज फार एज कार्बन टैक्स इज कंसर्न, हमारा तो एक ही यही पॉइंट है कि इफ देर इज सम बेनिफिट गिवन फॉर MSME, it would be welcome। तो भारत यूं की महाडील आज संपन्न हो गई है। अब इसके अलग अलग चीजों के लिए क्या मायने हैं, एक आम व्यक्ति के लिए इसके क्या मायने हैं, वो क्या समझे ये ट्रेड डील क्या होती है, एफटीए क्या होता है, कैसे इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और अंत तक उसका
उस तक इसका फायदा कैसे पहुंचेगा, तो ये हम बताएंगे इंडिया यू मदर ऑफ ऑल डील एक्सप्लेन्ड 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और ओवरऑल इस डील का भारत के लिए क्या महत्व है, हर हिसाब से, रणनीतिक हिसाब से, कारोबारी हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से भारत के लिए क्या मायने रखती है मदर ऑफ ऑल डील, 7:57 पर होगा बड़ा विश्लेषण आज के आवाज अड्डा में। तो इस महा डील पर आज 2 महा कवरेज 5:57 और 7:57 जरूर देखिएगा CNBC आवाज पर। Aborted, and almost nobody ever imagined the European Union and India being able to come up with such a robust partnership framework as has been finalized by our leaders today. In fact, when we relaunched negotiations in mid-2022 and laid the initial foundational work, prepared our game plan and way forward, we had elections in India and then in the European Union through 2024. So the heavy lifting for this FTA really started after the historic visit of the European Union Trade Commissioners led by Ms. von der Leyen in February 2025. And I think it's been the labor of love of the entire government in European Union and India, burning the midnight oil, persevering, working in a spirit of cooperation, India negotiating with self-confidence, both sides agreeing to focus on what is good for both set of countries, the European Union and India, leaving the sensitive issues aside, and therefore coming up with a very balanced, equitable and fair free trade agreement, which is a win-win for all sections of industry, both in India and European Union, opening up plethora of opportunities for investment, opening up markets which are complementary, with India gaining access significantly in labor-intensive industries like marine products, chemicals, footwear and leather, plastic rubber goods, textiles, apparel and clothing, gems and jewelry, furniture, sports goods, toys, and the European Union industries gaining access to the large and fastest growing economy of India in innovation, technology, sectors of precision engineering, and areas where India continues to look for partnerships and technologies from across the world. Friends, this agreement covers almost 99% of the total exports that are sent from India to the European Union, and about 97% plus of the total exports from European Union to India, something which is unprecedented and reflects the strength and the depth of this agreement. We have tried to address the asymmetry in economic development between the two nations, with different per capita incomes, with transitional periods, but ultimately focusing on the complementary strengths of both economies, such that all 28 countries will stand to benefit. Collectively, the European Union today imports nearly $6.5 trillion worth of goods and nearly $3 trillion worth of services. India plays a very small role in that.
Our total exports are currently just about 1.5% of the goods import into Europe and barely 2.5% of the services import into Europe.